स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कंट्री से विच इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट, वन ऑफ द पूरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल एंड द कंट्री विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। एक औरत के 7 बच्चे यहाँ पे एवरेज है। एक इंसान की आमतौर पे 4 वाइफ्स होती है, 25 से 30 बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से इस देश की मीडियन एज पर पॉपुलेशन यानी कि एवरेज उम्र सिर्फ 15 साल है। एक ऐसा देश जिधर हर कुछ ही दिनों में तख्तापलट या कू होते रहते हैं और फिलहाल भी यहाँ की सरकार को गिरा दिया गया, यहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया और यहाँ पे मिलिट्री का राज है। ये है इनका जिम का इक्विपमेंट जिससे एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ इससे पूरी जिम है। ही मेड दिस हेयर, देखने में हल्के लग रहे हैं, ये असली में भारी है ये। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो से और एक ऐसी कंट्री से विच इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। और यही नहीं, ये पूरे अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है आफ्टर चैड। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नीजर। नीजर एक पूरी तरह से डेजर्टेड कंट्री है और 80% से ज्यादा इस कंट्री का पार्ट सिर्फ डेजर्ट है। मॉरिटानिया और नीजर को आप सबसे ज्यादा सहारन कंट्रीज इन अफ्रीका कह सकते हो। मॉरिटानिया अपन पहले गए थे और मॉरिटानिया के बाद हम फाइनली है नीजर। नीजर का अगर आप वेदर देखो तो आप समझ ही सकते हो कि इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इसकी शेप और इसके वेदर की वजह से इसे फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द साउथ ऑफ द कंट्री और फिलहाल हम जिधर है नियामे, जो इनकी कैपिटल सिटी भी है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री। नीजर एक टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है और यहाँ समुद्र की कोई कोस्ट नहीं भिड़ती। अगर आप इसका मैप भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये चारों तरफ से सराउंडेड है अलग अलग कंट्री से, जैसे कि अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, लीबिया और इसके ईस्ट में चैड। नीजर की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी। 3 अगस्त 1960 को जाके इन्हें फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली। फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद यहाँ पे हौसा लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है, जो कि इंडिजिनस हौसा लोगों की लैंग्वेज है। हौसा के अलावा जर्मा या सोंघाई या फिर कुछ और इंडिजिनस या नेटिव लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। अरेबिक भी इनकी नेशनल लैंग्वेजेस में से एक है। नीजर के एरिया की हम बात करें तो इसका एरिया है 12,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। और जैसा कि मैंने कहा कि नीजर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है और जब होती भी है तो काफी बार ऐसा होता है कि रेन ड्रॉप्स जमीन को छूने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है। नीजर में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे 5 बार तख्तापलट या कू हो चुके हैं और सबसे रिसेंट कू या तख्तापलट 26 जुलाई 2023 को हुआ था, जब इनके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर दिया था और फिलहाल यहाँ पे मिलिट्री के हेड का राज है। नीजर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और फिलहाल इनकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, फिर मुस्लिम्स है 99% से भी ज्यादा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनकी गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है, लेकिन जितने भी लॉज है वो इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ने का कारण है यहाँ की फर्टिलिटी रेट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, एक औरत पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 7 बच्चे होते हैं और अगर हम इनकी मीडियन एज पर पॉपुलेशन की बात करें तो वो है सिर्फ 15 साल। जी हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन की एवरेज एज है सिर्फ 15 साल। नीजर देश के बारे में ऐसी ढेर सारी बातें मैं आपको अब दिखाने और बताने जा रहा हूँ इस कंट्री में जब हम बाहर एक्सप्लोर करने चलेंगे। फिलहाल हम निकलते हैं इस जगह से बाहर और नियामे, नीजर की कैपिटल को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि यहाँ पे मिलिट्री का राज और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलिट्री बहुत पैरानॉइड है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश को मैं आप लोगों तक बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। चलिए चलते हैं, गाड़ी में बैठ गया भाई और फाइनली शुरू करते हैं अपना टूर। नियामे सिटी का, नीजर का ऑफिशियली अब स्टार्ट हो गया है। मेरे लेफ्ट में यहाँ का जो नेशनल स्टेडियम था वो गया और फिलहाल हम इनके कुछ म्यूजियम और जो टूरिस्ट की जगह है वो सब देखेंगे। चल के शहर में भी उतर के, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गाड़ी में तो अलग ही एसी चल रहा है। बाहर दिख रहा है मेरे को मिट्टी उड़ने लग रही है, गर्मी बहुत भयंकर है। ये होटल भी है और ये मॉल भी है, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो। सारी चीजें ऑल इन वन है और मेरा जो गाइड है बार बार बोलने लग रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तू आया है भारत से, कोई टूरिस्ट है इधर घूमने। बोला कि भी तू पहला इंसान है जो मैंने देखा यहाँ पे घूमने आया हो। बोले कोई घूमने आता ही नहीं, आता है तो चलो काम करने फिर भी आ जाते हैं अफ्रीका में बिजनेस करने। बोला घूमने तो कोई आता ही नहीं भारत से। ये जो आप देख रहे हो ये है नियामे का पहला राउंड अबाउट या फिर गोल चक्कर और इसके साथ में ही है इनकी ये कॉन्फ्रेंस की जगह। ये इनकी मेन कॉन्फ्रेंस प्लेस है। पहले इनके पास ना डेलीगेट्स वगैरह कोई भी बाहर से आता तो देश में कोई जगह ही नहीं थी नीजर के पास कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। ये बनाई गई है रिसेंटली और इसके पीछे पे देखो नई सी बिल्डिंग देख रहे होगे, वो है रेडिसन ब्लू। जी हाँ, हालांकि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है ये, लेकिन इधर रेडिसन ब्लू होटल आ चुका है रिसेंटली। पूरे देश का एक तरह से लैंडमार्क है, इतना पॉपुलर है ये होटल। हालांकि बाहर से जो लोग आते हैं वही रुकते हैं, यहाँ वाले तो कुछ ही लोग होंगे शायद जो अफोर्ड कर सकते हो। दोस्तों मैं इससे पहले जिन कंट्रीज में था ना, बेनिन, टोगो, सिएरा लियोन और ये जितनी भी थी, गाना वगैरह, मेरे को ना बहुत पसीने आते थे, बहुत गर्मी लगती थी उन कंट्रीज में। हालांकि उनका टेम्परेचर इधर से कम होता था। अब मेरे कारण समझ में आया, मतलब वैसे तो कॉमन सेंस है यार, वो समुद्र किनारे थी, कोस्ट के साथ थी, तो उधर ह्यूमिडिटी होती थी, उमस होती थी। और उमस, मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, उमस की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं पसीना पसीना हो जाता था हर 2 मिनट में।
अब यहाँ पे इतनी देर से मैं धूप में घूम रहा हूँ, मेरे को पसीने नहीं आने लग रहे, क्योंकि मैं जिस पार्ट से आता हूँ इंडिया से, हमारे वहाँ भी ऐसी ही गर्मी होती है। हिसार से हरियाणा में, राजस्थान की बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर हूँ और पंजाब की बॉर्डर भी आधा पौना घंटा दूर है, लेकिन हमारा शहर भी भाई पूरे इंडिया की सबसे गर्म सिटीज़ में से है, शायद टॉप 2-3 में आती है। चूरू के बाद शायद हिसार होगी सबसे गर्म इंडिया की। वहाँ भी सेम ऐसी गर्मी भाई, सेम ऐसी। तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा, मेरे को यूँ ही लगने लग रहा है कि मैं हिसार में हूँ। और इतनी तपती धूप है यार, ये दुनिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट है, पर मेरे को यहाँ पे फील नहीं हो रहा गर्मी का। और कारण ये है कि उम्मस नहीं है, लैंड लॉक्ड है, समुद्र यहाँ पे है नहीं, तिखी धूप आने लग रही है पर हवा चल रही है और उम्मस नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है नीजर देश का पहला और इकलौता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, और इस कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम है महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। जी हाँ, ये देखो आप बीचों बीच जो स्टैचू लगा हुआ है महात्मा गांधी जी का, और इसके साइड में लिख रखा है महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो आप देख सकते हो। जस्ट अभी मैंने टूर स्टार्ट करा और ये पहली जगह है जिधर हम आए, और पहली जगह आती है मतलब मूड बढ़िया सा हो गया कि अपने इंडिया के किसी आदमी का इन्होंने स्टैचू लगा रखा है। ये है टिपिकल घर यहाँ के नीजर के, इस इलाके का नाम है कोम्बो, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल मिट्टी के कैसे घर बने हुए हैं। ये मतलब टिपिकली इनके घर होते हैं। अब तो हालांकि ब्रिक्स के घर हो गए और मतलब सीमेंट वीमेंट चीज़ें आ गई। ये नेबरहुड बस 2 ही मिनट दूर आए और हम उससे रेडिसन ब्लू से 1 मिनट दूर होंगे बस। आगे निकलती एकदम से इनके ऐसे घर स्टार्ट हो गए। बकरियाँ और तरह तरह के जानवर, औरतें बैठी कुछ ना कुछ बेच रही है। ये यहाँ पे पता नहीं क्या है, खाली दुकान सी है एक, नाले, और ये मतलब ये सारे देखोगे ये कच्चे घर ही है यार। भाई सामने आ गया ब्रिज, और ब्रिज के नीचे नदी पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, लेकिन अभी बहुत सारी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बतानी है इधर की सिचुएशन को लेके। अब दरअसल क्या हुआ, जैसे मैंने बताया इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी पिछले साल। क्या हुआ यहाँ के यार, अब मैं बोल लूँगा ना, ये क्या बना हुआ है, इज इट मेड बाय द चाइनीज़? ओके, इस पे चाइनीज़ लिखी थी भाई। तभी मैं यार ये बात है ना थोड़ी बाद में करूँगा, नहीं इसके दिक्कत हो जाएगी। ये जो मेरे साथ में आदमी है ना, पहले अपन ये बात करते हैं, पॉलिटिक्स की नहीं करते एक बार। ये जो ब्रिज अब आप देख रहे हो ना, ये ब्रिज 2017 में चाइनीज़ ने बनवाना शुरू करा था, 2019 में शायद ये बन गया था। सैनेकुंची ब्रिज इसे बोला जाता है, क्योंकि इनके जो सेकंड प्रेसिडेंट थे नीजर के, उनके नाम पे ब्रिज का नाम रखा गया है। सैन नीजर भी बोलते हैं, फिर सैनेकुंची ब्रिज, ऐसा कुछ नाम है। ब्रिज के बिल्कुल नीचे नीजर रिवर जो आप देख सकते हो। नीजर रिवर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस देश का नाम नीजर जो पड़ा है ना, वो इस नदी की वजह से ही पड़ा है। और हालांकि जैसा मैंने बताया, इस देश में इतनी बारिश होती नहीं, सूखा है, पूरा रेगिस्तान है देश, लेकिन 2021 में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से नदी ना ओवरफ्लो कर गई और फ्लड आ गई। आसपास जितने भी घर थे वो घर पानियों से भर गए, डूब गए। तो सरकार ने उन लोगों को कहीं और मूव किया थोड़े टाइम बाद, लेकिन वो लोग वहाँ टिके नहीं और वापस इधर आ गए। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तापमान है 44-45 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से अभी इसमें पानी कम है, नहीं पानी इसमें इससे ज़्यादा रहता है नीजर रिवर में। देख सकते हो आप सामने। मोस्टली पॉपुलेशन भी नीजर की नदी के आसपास ही रहती है, जैसे मैंने बताया। नॉर्थ में लोग नहीं रहते, ईस्ट में नहीं रहते, बहुत थोड़े रहते, टुआरेग लोग रहते हैं। तो चैड बोली फ्रेंच को, क्योंकि ये दोनों फ्रेंच कॉलोनीज थे और फ्रेंच से तो नफरत करते थे, कॉलोनीज थी बेसिकली फ्रांस की। चैड वाले बोले कि नीजर के लोग तो 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं साउथ में, ये एरिया इनको क्यों दे रखा है, ये एरिया हमें दे दो। चैड वाले बोले हम इधर रह लेंगे। नीजर देश बोला फिर फ्रांस को कि भी ठीक है, तुमने बनाई है बॉर्डर्स हमें, तो हम तो क्या ही बोल सकते हैं, तुम्हारे आगे तुम्हारी मर्जी है। तो फ्रांस ने काफ़ी हिस्सा फिर दे दिया चैड को, नीजर का। और चैड होगी सबसे बड़ी कंट्री लैंडलॉक्ड अफ्रीका में, और चैड के बाद नीजर होगी सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री अफ्रीका में। लेकिन नीजर क्योंकि थोड़ा वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री नीजर ही है, जैसे मैंने पहले बताया। इंटरेस्टिंगली अफ्रीका की थर्ड लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो नीजर रिवर ही है, शायद 4200 किलोमीटर लंबी है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो आपने सुना ही होगा, नाइल है इजिप्ट में, उधर मैं जा चुका। सेकंड लॉन्गेस्ट है कॉन्गो, और थर्ड लार्जेस्ट है नीजर। नीजर रिवर का फ्लो भी आप देखो ना तो
थोड़ा ये अजीब सा बहती है, बैकवर्ड सा। ये स्टार्ट होती है गिनी से, कोनाक्री से, फिर ये जाती है माली, माली से फिर ये आती है निजर, निजर से फिर ये जाती है बेनिन, बेनिन से फिर ये जाती है नाइजीरिया, और फिर ये खत्म हो जाती है गल्फ ऑफ गिनी में मिल जाती है। तो थोड़ा इसका बैकवर्ड सा फ्लो है। और जो मेन चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया ना, उधर जो इनका इलाका था वो इलाका था सारा एम्बेसीज़ वाला, एम्बेसीज़ का बॉलीवुड था, वहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और इनके आगे मैं खुल के बातें कर भी नहीं सकता था। तो मैं मौका ढूंढ रहा था बस, इसने मेरे को कहा था वहाँ वीडियो नहीं बनानी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस देश में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत अनस्टेबल देश है और इधर तख्ता पलट कू होते रहते हैं। और जो रिसेंट हुआ था 2023 26 जुलाई को हुआ था, जब इनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बाजूम, उसे ओवरथ्रो कर दिया इनके मिलिट्री ने। और मिलिट्री के जो हेड थे अब्दुर्रहमान चियानी, उन्होंने अपने आप को यहाँ का देश का हेड डिक्लेयर कर दिया। और अभी भी जो इनके प्रेसिडेंट थे उनको कैद करके रख रखा है उनके घर में, वो कुछ नहीं कर सकते। और मिलिट्री का यहाँ पे राज आ गया। इस बात को 1 साल होने वाले, 26 जुलाई को हुआ था, अभी तक भी वापस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस नहीं आए हैं। और क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांस से नफरत तो करते हैं लोग, तो भाई मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा यहाँ पे जो फ्रेंच एम्बेसी थी ना, उसका क्या हाल कर रखा है। मतलब कांच फोड़ रखे है, खिड़कियाँ फोड़ रखी है, दीवारें जला रखी है। मेरा इतना मन था वहाँ पे रिकॉर्ड करने का, पर इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी बताना नहीं। लेकिन मैंने ना न्यूज़ क्लिप्स देख रखी है और वो सीन यूं की यूं मैंने देखे अभी असली में, जो न्यूज़ क्लिप्स पे देखे थे। मैं स्क्रीन पे मैं उस वायलेंस की थोड़ी सी क्लिप्स चला दूंगा, आप देख सकते हो कैसे एम्बेसीज का इन्होंने हाल किया था। यहाँ की पॉपुलेशन ने जाके ना सारे फ्रेंच लोग एम्बेसी से भगा दिए थे और काफ़ी एम्बेसीज यहाँ पे खाली हो चुकी। लीबिया की एम्बेसी भी खाली हो चुकी, फ्रांस वाली तो बिल्कुल ही तोड़फोड़ मचा रखी है, क्योंकि फ्रांस से लोग नफरत करते हैं। सोच रहे थे कि साहेल रीजन, अब और डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इन लोगों का ये मानना है कि जो साहेल रीजन है उसमें ना फ्रेंच बहुत बुरा इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंक्लूडिंग माली। माली में भी उन्होंने भगा दिया फ्रेंच को, यहाँ पे भी उन्होंने भगा दिया, एम्बेसी का बुरा हाल कर रखा था। और फ्रांस एम्बेसी खाली पड़ी है और प्रेसिडेंट को किडनैप करके एक तरह से अरेस्ट करके रख दिया, मिलिट्री का यहाँ पे रूल आ गया। और यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन सब ने कंडेम किया था कि भी ये जो तुमने चीज़ करी है ठीक नहीं करा और जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस लाए जाए। लेकिन 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका, अभी तक वही है, चीज़ें ठीक से चल नहीं रही और बुरा ही हाल है सही बताऊं तो। बाहर रिकॉर्ड करते करते फ़ोन इतना गर्म हो गया था कि गर्मी की वजह से काफ़ी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे दोबारा करनी पड़ी। फिर भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। गाड़ी में बैठा हूँ, एसी के आगे बहुत देर से फ़ोन कर रखा है, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। देखो भाई, इंडिया की तरह सड़क पे दोनों तरफ गाड़ी चल सकती है, चाहे आगे चाहे पीछे। कैसे ही चलाओ। बाकी भाई अमेरिका का जो दूतावास था वो अभी भी ठीक ठाक है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा और वो अभी भी ऑपरेशनल है, वो अभी भी कर रहे हैं काम यहाँ पे। पर जैसे कुछ देशों के इन्होंने भगा दिए। यहाँ पे भाई एक मिनी मार्केट आ गया, अब हम पानी लेने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। दिस इज योगर्ट, आई कैन बाय दिस। या ओके, आई बाय दिस आल्सो। इससे पहले अपन अगली डेस्टिनेशन में पहुंचे, मैं बात करना चाहता हूँ अब यहाँ के लोगों के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है डिस्कस करने के लिए और मेरे को खुद भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोगों के बारे में, डेमोग्राफिक्स के बारे में, एथनिक ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, जो लोग है 50% से भी ज़्यादा, वो है हौसा लोगों का। अभी तक आपने मेरी वीडियोज़ में हौसा नहीं सुना होगा, लेकिन हौसा इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफ्रीका। हौसा लोग घाना बेनिन में थोड़े से थे, वेस्ट अफ्रीका में अभी तक हमें दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और कैमरून में भी काफ़ी मिलेंगे, नाइजीरिया में बहुत मिलेंगे। दरअसल हौसा लोगों की टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ है। अफ्रीकन एथनिक ग्रुप है ये एक, और उसमें से 1.25 करोड़ यहाँ पे निजर में। और जैसा मैंने बताया, नाइजीरिया में बहुत सारे, कैमरून में बहुत सारे। अब हौसा लोग है ना, वो यूजुअली साउथ में मिलते हैं निजर के, एंड हौसा पीपल आर वेरी बिजनेस ओरिएंटेड। इसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग इस्लामिक ट्रेडिशंस, और इनके जो कपड़े और आर्किटेक्चर है ना, वो काफ़ी डेकोरेटिव और इंटरेस्टिंग होता है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हौसा ही लोग हैं, हौसा के अलावा और भी एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे निजर में। हाँ, 50-55% हौसा है। उसके बाद फिर आते हैं जर्मा या फिर सोंगाई लोग, जो कि 20% है इधर की पॉपुलेशन का। उसके बाद फिर और भी है, जैसे कि टुआरेग्स, जो कि रेगिस्तान के लोग होते हैं। अभी थोड़ा और डिस्कस करूँगा मैं लोगों के बारे में। टुआरेग्स भी 10-11% है। फिर उसके बाद फुलानी लोग हैं 10% के करीब, जो कि अपने को पहले और कंट्रीज़ में भी दिखे हैं फुला लोग। फिर और छोटे मोटे एथनिक ग्रुप्स भी है, 1% से कम यहाँ पे अरब्स भी है। इससे पहले बात करें ज़ोरमा या सोंगाई लोगों की, आप ये देखो, ये ना कलाबाश है। आपने मेरी इथोपिया की वीडियोज़ में देखा हो, कलाबाश में शायद मैंने लोकल ट्राइबल बियर ट्राई करी थी। तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स हैं ना या मॉन्यूमेंट्स, उन पे कलाबाश की शेप ज़रूर मिलेगी। कलाबाश इनका ये मतलब कोई भी स्पेशल ओकेजन पे खाने या पीने के लिए एक बर्तन सा यूँ लगा लो, जो ये यूज़ करते हैं। लेफ्ट में आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी, यहाँ की एक निजर यूनिवर्सिटी, और ये फ्रेंच में लिखा है यूनिवर्सिटी अबून मुमुमी, हाउ डू यू से इट? अब्दू मुमुनी, यूनिवर्सिटी अब्दू मुमुनी है। और साथ ही में एक बस स्टैंड है यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, बसेस खड़ी है इधर सारी। अब ये जो सोंगाई या ज़ोरमा लोग हैं, ये मिलते हैं आमतौर पे निजर के साउथ वेस्ट में।
इन लोगों को कंसिडर किया जाता है ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड, ये थोड़े मेट्रोपॉलिटन है, बेटर फ्रेंच स्पीकर्स है, और ये आमतौर पे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जॉब करते हैं। थोड़े ये आप कह सकते हो ज़्यादा मॉडर्न या शहरी टाइप लोग हैं, और ये आमतौर पे नीजर रिवर के सारे रहते हैं। ये ब्रिज है कैनेडी ब्रिज, नीजर रिवर के ऊपर। ये इनका पहला ब्रिज था नीजर का, जो 1960 में फ्रेंच ने बनवाया था। मैंने आपको बताया कि 1960 में इन्हें फ्रेंच इंडिपेंडेंस मिली है, और 1960 में फ्रेंच ने इनके लिए ब्रिज बनवाया इंडिपेंडेंस के बाद में। ये इनका पहला ब्रिज था इस देश का, नीजर रिवर के ऊपर से। पहले पता नहीं किश्तियों से क्रॉस करते होंगे, नदियाँ जैसे भी करते होंगे। जोरमा के बाद फिर आते हैं टुआरेग्स। टुआरेग्स लोग आपने मेरी शायद मोरिटानिया या मोरक्को की वीडियो में पहले सुना होगा। टुआरेग्स लोग आमतौर पे रहते हैं एरिड एरियाज में, रेगिस्तानों में रहते हैं वो ज़्यादा, ठीक है। और वो आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं अपनी कास्ट या फिर क्लैंस में। एंड द टुआरेग्स कैन बी रिलेटेड टू द बर्बर्स इन मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया। उधर के जो बर्बर लोग होते हैं, मैंने पहले डिस्कस किया है, उनसे आप इन्हें रिलेट कर सकते हो टुआरेग्स को। और टुआरेग्स को ब्लू पीपल भी बोला जाता है, क्योंकि वो इंडिगो कलर के जो कपड़े पहनते हैं उस वजह से। और यूजुअली आदमी मुंह अपना कवर करते हैं, औरतें कवर नहीं करती टुआरेग्स के कल्चर में जो चीज़ होती है। मतलब अलग अलग निशान, टैटू ज़रूर दिख सकते हैं, मार्किंग्स जो ट्राइबल मार्किंग्स उन्हें बोलते हैं। हालांकि इस्लाम में फॉरबिडन है कि आप कोई भी टैटू या मार्किंग बनवाओ, लेकिन इनका कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है टुआरेग्स का, बर्बर्स का, ये मार्किंग्स बनवाना। इसके बाद आते हैं फिर फुला या फुलानी लोग, जो कि 10% वो यहाँ पे भी है। अब फुला लोग जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नोमैडिक ग्रुप इन द वर्ल्ड। इनकी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन शायद 4 करोड़ मानी जाती है, जिसमें से 20 लाख नीजर में है। फुला और कंट्रीज में भी आपने देखा होगा, पहले आए थे, वो भी वैसे आमतौर पे बिजनेस करते हैं फुला लोग भी, पर नीजर में भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है फुला लोगों की। अब बहुत सारे और छोटे एथनिक ग्रुप्स भी है, डिटेल में जाएंगे तो अपन सिर्फ लोगों की बात करते रहेंगे। डेमोग्राफिक्स वाले पार्ट को अपन यहीं पे करते हैं खत्म। एक अच्छी चीज़ क्या है कि चाहे आप कोई से भी एथनिक ग्रुप के हो, कोई से भी बैकग्राउंड के हो, रिलीजन के हो, यहाँ पे आप आपस में शादी कर सकते हो। लेट्स से यूर अ फुला एंड यू वांट टू गेट मैरिड विद अ जोरमा, तो आप वो कर सकते हो। जोरमा होसा की आपस में शादी ईजिली हो जाती है, कोई भी लड़ाई वगैरह दंगे नहीं होते। और नीजर के लोगों को बोलते हैं नीजेरियंस, नॉट नाइजीरियंस। नाइजीरिया इज अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लोगों को नाइजीरियन बोलते हैं। नीजेरियन विद एन ई होता है, नाइजीरियंस में ए होता है। अब ये है इनकी कॉन्सेंट्रेशन प्लेस, ये बिल्कुल ही पार्लियामेंट के सामने। और यहाँ के लोगों को कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो होते इधर जमा, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करनी हो, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, जिस तरह अपना जनपथ नहीं है उस तरह है इनका। और जब यहाँ पे कू हुआ था, यानी कि इनके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया था, यहाँ के लोग बहुत खुश हुए थे। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने फ्रेंच फ्लैग जलाया और मतलब खुशी मनाई इधर इकट्ठे होकर। कोई भी बात होना तो लोग इधर आके डिस्कस करते हैं, देश में कोई भी समस्या चल रही हो। मेरे ख्याल से तो लोगों को अभी भी यहाँ पे होना चाहिए था, जिस हिसाब से समस्याएं चल रही है, पर फिलहाल तो ये खाली पड़ा है। लोग ना बाकी शाम को यहाँ पे अपना फास्ट तोड़ने भी आते हैं 6 बजे के राउंड, रमज़ान में इफ्तारी के लिए। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, नीजर में, नियामे में। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है गड़ा एक। और जो मेरा गाइड है ना, वो मुझे समझाने लग रहा था ऐसे। अब उसने कोई इंडियन टूरिस्ट तो देखा नहीं, बोला पहले इंडियन टूरिस्ट जो तुम इधर आए हो। तो मोस्टली यूरोपियंस आते हैं, उन्हें वो समझाता है। अब मुझे भी समझाने लग गया कि भी गर्मी होती है ना, तो हम ऐसे वाटर का पॉट होता है घड़ा बेसिकली, बोला घड़े में ना पानी डालते हैं और घड़े में ना पानी ठंडा हो जाता है। आप मानोगे नहीं, 24 घंटे आप उसमें पानी रखो, हम घड़े में से पानी पीते हैं, उसमें अगर पानी डल जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, और अगले दिन हम उसे पीते हैं तो वो बाहर के टेम्परेचर से ठंडा मिलता है। ये हमारा फ्रिज का काम करता है। अब वो बताए जा रहा है और मैं हाँ करेगा, मैं ठीक है भाई ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात मान ली। लेकिन भाई कॉमन सेंस है, अपन घड़े में पानी पीते हैं, वही चीज़ ही है। स्क्वायर के ऊपर इन्होंने एक मटका सा बना रखा है, वो घड़ा सा, वाटर पॉट कह लो, और जो कि इनका एक फ्रिज का काम करता है पानी ठंडा करने के लिए। और ये इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, जिधर मैं फिलहाल खड़ा होकर वीडियो बनाने लग रहा हूँ। हर साल मेरे ख्याल इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे रैली से निकालते हैं। इस रोड का नाम है शायद लिबर्टी बोलेवर्ड, मतलब आज़ादी कह लो उसे। और हे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आते जाते लोग हंसते हुए जा रहे हैं, वैसे तो फ्रेंडली से लग रहे हैं। और रेनोवेशन सरकार इस पर करती तो है, पर ज़्यादा इतना कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। पर एनीवे देख लिया अभी हमने उतरते नीचे। ये इलाका है इस सिटी का सेंटर बेसिकली, नियामे का। और हालांकि सबसे गरीब देशों में से एक देश है, पर इनके पास कुछ रॉ मटेरियल्स या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि यूरेनियम। और यूरोप का सबसे बड़ा यूरेनियम का सप्लायर नीजर ही है शायद। मार्केट है ये इनकी, अभी ग्रांड मार्शे आपको हर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में दिख जाएगी मेन मार्केट। उधर तो नहीं आए अपन, पर अभी वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास में ही है, पैदल चल रहे हैं थोड़ा सा। ये अभी इनकी ग्रैंड मार्शे शुरू होगी। फ़ोन मैंने कवर में से निकाल दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के कारण फ़ोन बार बार बंद हो रहा है।
तो थोड़ा ख़तरा भी है, पता नहीं कोई हाथ से ना खोस के ले जाए, बस ध्यान रखना पड़ रहा है। ये ग्रैंड मार्केट शुरू होगी भाई, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये रही चटाइया और प्लेट्स, बाउल्स, पानी की बोतलें। राइट तरफ है बर्तन, औरतों का सामान, कपड़े, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और ये खाने पीने की चीज़ें। मेरे ख्याल से जिंजर या अदरक, लडो नारे, आम, साबुन, पानी। पानी इन पैकेटों में पीते हैं यहाँ पे अफ्रीका में, सारी जगह अपन देखा इस पैकेट में। नारियल, ये भाई चप्पल, जूतियाँ साफ़ करने लग रहा है भाई औरतों की, जो इधर बिकने लग रही है। ये आदमी प्रे करने के लिए दरिया लेके जा रहे हैं, जो मुस्लिम स्प्रे करते हैं उस चीज़ की दरी। ये इनका एक देसी फ्रिज है, इसमें पानी होगा शायद। नींबू। गूगल पे अगर आप देखोगे ना ग्रैंड मार्शे यहाँ की, तो आपको ये बिल्डिंग दिखाएगा। ये एक पता नहीं बैंक है क्या है, और ये पुरानी बिल्डिंग सी दिखाएगा। हालांकि मार्केट इसके नीचे है, इधर कुछ भी नहीं है, बस एक अबैंडन सी बिल्डिंग सी पड़ी है और नीचे मार्केट है सारी है सड़क किनारे। अभी मार्केट की तरफ अंदर जा रहे हैं और हालांकि यहाँ पे आपको काफ़ी लोग दिख रहे होंगे रोज़गार कमाते हुए, अपना काम करते हुए, पर 80 to 90% जो है ना पॉपुलेशन इधर की, वो खेती करती है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। हालांकि रेगिस्तान है पूरा देश, डेजर्ट है, सूखा पड़ा है हर जगह, पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली कोई और ज़रिया नहीं है। और खेती में भी आमतौर पे यहाँ पे कॉटन की होती है या फिर मूंगफली वगैरह की खेती करते हैं लोग। और जैसा मैं बता ही चुका, इनके पास यूरेनियम है, बाकी गोल्ड भी है इनके पास। इधर भी गोल्ड रश हुआ था, नीजर में भी एक। अब घुस रहे हम बाजार के अंदर। मेरे गाइड ने बोला फ़ोन फान और पैसों का ध्यान रख ले, पर्स पुर्स टाइट जेब अंदर बंद करके रख ले। बोला पर्स तो लॉक्ड है मेरा, जिप लगा रखी है, फ़ोन मेरा हाथ में, ये गया तो सब गया। फ़िलहाल हम घुस गए वही मार्केट के अंदर वाली साइड। इधर थोड़ी ठंडक है, चीज़ें वही मिल रही है एक्सेप्ट कुछ और चीज़ें भी, जैसे गद्दे वगैरह और वही चटाइयाँ वगैरह, सेम सी चीज़ें यार। पता नहीं यार इन देशों में, अफ्रीका में जूतों का क्या शौक है। जूतों की जितनी दुकान नहीं, इतनी किसी चीज़ की और होती नहीं दुकान है। चादरें वगैरह यहाँ पे, कुछ और कपड़े, ड्रेसेस, आईफोन की दुकान। दैट्स योर फ्रेंड। यहाँ पे पिछले साल हुआ था ना बाकी, तो इनकी बॉर्डर बंद हो गई थी। अभी भी इनकी बॉर्डर्स ना, दरअसल मैंने बताया लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो पोर्ट तो इनके लगता नहीं, सामान तो इन्हें इंपोर्ट वगैरह करवाना पड़ता हो, तो कहाँ से आएगा, जहाज़ तो यहाँ लग नहीं सकते। तो ये ना बेनिन के पोर्ट पे डॉक होते हैं, बेनिन के थ्रू ये मंगवाते हैं अपना सामान बेनिन के पोर्ट से। और जब कू आना तो इन पे सैंक्शंस लगा दिए थे काफ़ी कंट्रीज ने, जैसे इकोवास है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसमें मोस्टली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आती है, उनका ही पूरा ग्रुप है। तो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, वीज़ा वगैरह नहीं लेते, इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी आसान है इनमें ट्रेड करना, बिजनेस करना आपस में। तो इकोवास ने लगा दिए सैंक्शंस इनके ऊपर कि भी जल्दी से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस लाओ, इलेक्शन करवाओ, सरकार लेके आओ वापस। ये क्या है कि भी मिलिट्री का राज चलने लग रहा है, पर एक साल तो ऑलमोस्ट हो चुका, अभी तक तो कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ। और लेकिन लोकल लोग खुश है, लोकल लोग, जो चियानी है अभी इनका जो हेड है, उसकी फुल वो करते हैं सराहना। हालांकि बहुत बुरी हालत है देश में इकोनॉमी की, लोग मरने लग रहे हैं गरीबी से। और अभी जो बॉर्डर है इनकी बेनिन के साथ, बाय लैंड बॉर्डर बंद है, नदी के थ्रू आना पड़ता है, जो कि बहुत रिस्की है। और बॉर्डर बंद थी इसलिए मैं बाय लैंड आ नहीं सकता था। टूरिस्ट के लिए तो पक्का ही बंद है, फिर भी कुछ ट्रेड व्रेड थोड़ा बहुत होता हो तो पता नहीं, पर जैसा मैंने जानना है बंद ही है, नदी के थ्रू आना पड़ता है। पर इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, बॉर्डर बंद कर दिया, ये कर दिया, इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होने लग रहा दोबारा। बाकी बहुत सारे कारण या फैक्टर्स है जो कि इस देश की डेवलपमेंट को रोकने लग रहे हैं, कि ये देश डेवलप नहीं कर पा रहा। सबसे पहला तो सरकार बता चुका मैं, इंस्टेबिलिटी। दूसरा है कि भी लैंड लॉक्ड है टोटली, जिसकी वजह से कोई भी पोर्ट्स नहीं है, समुद्र को एक्सेस नहीं है, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा पूरा डेजर्ट टेरेन है, मतलब सारा रेगिस्तान है। फिर ऊपर से आ जाते हैं लो लिटरेसी रेट्स, लोग पढ़े लिखे नहीं है इतना। फिर उसके बाद आ जाता है हाई फर्टिलिटी रेट्स। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट यहीं का है, मतलब एक औरत पे ऑन एन एवरेज 7 बच्चे होते हैं। तो पॉपुलेशन इतना रैपिडली ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट उस हिसाब से होने ही लग रही, और बर्थ कंट्रोल ये लोग यूज़ करते नहीं हैं। इसके अलावा फिर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि जिहादिस्ट रिवोल्ट्स या फिर इंसर्जेंसीज। तो ये सारे इतने फैक्टर्स हैं ना भाई, इस देश के ऊपर इतनी सारी समस्या है कि डील करना बहुत ही मुश्किल है, और डेवलपमेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आने लग रही। पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है। और हालांकि 2003 में स्लेवरी जो होती है ऑफिशियली यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कास्ट बेस्ड स्लेवरी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज स्टिल एन इशू
नीजर में। गर्मी की वजह से मैं बता नहीं सकता कितनी बार मेरा फ़ोन बंद हुआ और मैंने वीडियो 2 बार 3 बार कितनी वीडियोस बार बार रिकॉर्ड करी है, साथ ही साथ बार बार मिट्टी में कवर हो जा रहा है फ़ोन। बाकी यहाँ पे जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट तो है, इसके अलावा टेनेरे डेजर्ट भी है। टेनेरे जो डेजर्ट है वो बेसिकली सहारा डेजर्ट का ही एक पार्ट है, नीजर में दोनों डेजर्ट्स आ जाते हैं लेकिन। और यहाँ पे ना एक ट्री था, द ट्री ऑफ टेनेरे जिसे बोलते थे, वो 400 किलोमीटर तक के रेडियस में टेनेरे डेजर्ट में इकलौता पेड़ था, वो आखिरी पेड़ बचा हुआ था अनटिल 1970 के अराउंड। कोई पिया हुआ आदमी था, उसने दारू पे रखी थी गाड़ी, उसने ठोक के मारी, मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच उस पेड़ पे ठोक के मारी, वो पेड़ फिर फाइनली गिर गया। अब उस पेड़ के नाम पे एक मेटेलिक मॉन्यूमेंट बना रखे है उधर रेगिस्तान में बस। इधर भाई एयरटेल भी है, एयरटेल इंटरनेट इधर आई भी है नीजर में। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो कू है ना, उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। क्या हुआ कि भाई नीजर दुनिया को पता ही नहीं था, लोग सोचते थे नाइजीरिया है, नीजर किसी ने सुना ही नहीं था। अब कू की वजह से खबर फैली, नीजर में कू है, नीजर में कू है, तो दुनिया को पता चला भाई नीजर करके भी कोई देश है। तो मेरा गाइड बताने लग रहा था भाई एटलीस्ट उससे टूरिस्ट बढ़ने लगे, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे हमारे देश में आने के लिए कि भी इधर कोई ऐसा देश एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन होगी। ये आगे भाई अब हम इनके मेन मस्जिद में या मॉस्क में, और इसका नाम है गद्दाफ़ी मॉस्क। जी हाँ, गद्दाफ़ी तो लीबिया के लीडर थे, तो इस मस्जिद का नीजर की कैपिटल में, नीजर के सबसे मेन मॉस्क का नियामी में नाम गद्दाफ़ी मॉस्क क्यों है? तो 1977 में मॉस्क बनवाया गया था, मोरक्कन्स ने बनाया था, लेकिन इट वाज फंडेड बाय गद्दाफ़ी। अब ये फ़िलहाल अभी अंदर लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो अंदर अभी हम नहीं जा सकते। रमज़ान जब भी ख़त्म होता है, जब भी इनके रोज़े ख़त्म होते हैं, तो आखिरी दिन इनके जितने ही बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बड़े बड़े लीडर, सारे यहाँ पे आते हैं प्रे करने के लिए। तो मेन मस्जिद है इनका, देख सकते हो आप, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। अब रिलीजन्स के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा बात नहीं करी, बस मैंने आपको बताया कि मोस्टली पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, ऑलमोस्ट 99% लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो लोग हैं ना, ये इस्लाम के साथ साथ जो अफ्रीकन बिलीव्स है, जैसे कि एनिमिज़म मान लो, एनिमिज़म बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अफ्रीका के काफ़ी देशों में होती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, यूजुअली स्पिरिट्स या आत्माओं की भी पूजा करते हैं, या फिर सुपरनैचुरल पावर्स की पूजा करना। एनिमिज़म, अफ्रीकन बिलीव्स या फिर इंडिजिनस बिलीव्स, जैसे कि हौसा लोग हैं, जो हौसा एथनिक ग्रुप है, उनके कुछ अपने खुद के बिलीव्स भी है। तो ये ना बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज या ओवरलैप करते हैं इन सारे बिलीव्स को, ठीक है। मतलब मुस्लिम्स भी है लोग, लेकिन साथ साथ हौसा बिलीव्स में ही मानते हैं या फिर एनिमिज़म में ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो करती है, ऐसा नहीं है। साथ साथ अफ्रीकन बिलीव्स या इनके इंडिजिनस या नेटिव बिलीव्स भी साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। और ज़्यादातर औरतें हिजाब नहीं पहनती, काफ़ी औरतें पहनती है, पर सारी पहनती हुई मुझे नहीं दिखी। और इनकी खुद की एक अल्कोहल की ब्रांड भी है, जी हाँ, बीरे नीजर नाम है उसका। हालांकि शायद उसकी बॉटलिंग बेनिन में होती है, इस देश में नहीं होती, लेकिन लोग दारू भी पीते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, सभी नहीं पीते। और अफ्रीका में तो हमने देखा ही है, बहुत ही चिल, रिलैक्स्ड, ईजी गोइंग मुस्लिम है, नाम के मुस्लिम है वो, मोस्टली देशों में तो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये रिलीजियसली करते हैं वो है बच्चे पैदा करना। एक औरत के आम तौर पे ऑन एन एवरेज 7 बच्चे होते हैं, एक आदमी की आमतौर पे 4 वाइफ्स होती है। मैंने मेरे गाइड से पूछा भाई क्या कारण है कि भी लोग इतने बच्चे करते हैं, तो गाइड का भी यही कहना था कि मेन रीज़न तो है रिलीजन हमारा बताता है हमें कि भी और ग्रो करो, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ। दूसरी चीज़ बोला कि भी लोगों का मानना है कि भी जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, काम में उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, उतनी प्रॉस्पेरिटी होगी, खेतों में काम करने के लिए ज़्यादा लोग होंगे। और लड़कों की भी यहाँ पे डिमांड है कि भी लड़के ज़्यादा होने चाहिए ताकि काम ज़्यादा कर सके। लेकिन ये चीज़ ये लोग इग्नोर कर रहे हैं कि भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। इस देश में आमतौर पे एक आदमी की 4 वाइफ्स है और एक औरत पे एवरेज 7 बच्चे हैं। तो इस देश में एक इंसान की ऑन एन एवरेज 28 से 30 औलादें हैं। हर इंसान के अगर 30 बच्चे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होगी। और देश की एवरेज पॉपुलेशन 15 साल है सिर्फ। तो दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक ये कंट्री है। वेदर कंडीशंस इतनी इधर ख़राब है ही, मैं इतनी बार बता चुका, वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज़ तो है ही। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से सबसे कम मीडियन एज पर पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ पे। और सरकार कुछ है नहीं, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। मतलब जितने भी फैक्टर्स खिलाफ हो सकते हैं ना एक देश को ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट रोकने के लिए, वो सारे फैक्टर्स लग के इस देश पे काम कर रहे हैं। इस देश में यार मेरे को कोई बड़ी उम्र का इंसान दिखता ही नहीं है, सारे ही बच्चे दिखते हैं छोटी उम्र के। मतलब कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 20 साल का। मेरे से बड़ा तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा इस देश में, सही बताऊँ तो सारे मेरे से कम उम्र के लोग हैं। चिरकुट ये जो गाड़ी भी आप देख रहे हो, इस पे भी आप देख सकते हो कुतनू लिखा है। कुतनू बेनिन का पोर्ट है, ये उधर से शिप होके आई है, क्योंकि इधर तो समुद्र है नहीं, तो बेनिन के शिप से शिप होके आती है गाड़ियाँ या जो भी सामान है। ब्रदर कैन आई राइड इट? मैं चला लूँगा ये? नहीं,
ये मर्सी साइकिल ले गया मैं तेरी, वापिस नहीं मिलेगी अब। बाजू ले गए, बागजू। लोग देख के मेरे को हंस रहे हैं, औरतें हंस रही है, मजाक बना रही है, फोन के पीछे छुप के मेरे को देख रही है सारी औरतें। आगे नहीं आ रही, धूम मचा ले। मर्सी। आगे भैया मस्जिद के अंदर, ये है कुछ मस्जिद के अंदर के नज़ारे। और भैया आपको ना बाहर की तरफ दिखाता हूँ, इधर खिड़की में से देखना बाहर नज़ारा, मतलब देखना कितने सारे सीक्वेंस में बिल्कुल तरीके से पेड़ लगे हुए बाहर रेगिस्तान के बीचों बीच। पता नहीं किसने लगाए है, देखना कितने अच्छी तरह से नहीं लगे हुए, एकदम लाइन में परफेक्टली। इनकी झाड़ियाँ कटी हुई है सारे एक ही शेप में। और कुछ लोग वहाँ भी प्रे कर रहे हैं, देखो। अब तो नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था जब मैं देख रहा था। ये है भाई मस्जिद के अंदर का पार्ट, और क्लियरली आप देख सकते हो कि जो आर्ट है ना, ये आर्किटेक्चर है वो मोरक्कन है। कुछ लोग बाहर गर्मी है तो आराम भी कर रहे हैं मेरे ख्याल, यहाँ लेट के प्रे कर चुके होंगे। और ये देखो, ये आपने मराकेश में देखा होगा, नोटिस करा होगा मराकेश की वीडियोस में, जो मराकेश में मार्केट्स थे मेरे मोरक्को में जहाँ मैं जा रहा था, कुछ ऐसी सी कारीगरी वहाँ पे थी। तो देखो मोरक्कन्स ने बनाए थे और वो चीज़ साफ दिख रही है। सही है यार, मॉस्क काफ़ी खुला, काफ़ी बड़ा है। ये है भाई बाहर से नज़ारा मस्जिद के, जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था अंदर से, और बाहर ये मस्जिद। बच्चे ना यहाँ पे ये टोकरा सा लेके घूमते हैं, मतलब शरीर के बांध रखा होता है इन्होंने रस्सी से। बहुत बच्चों को मिलेगा यहाँ पे। ये मेरे ख्याल पैसे मांगने के लिए मेरे ख्याल ये। अब हम जाने लग रहे हैं यहाँ की एक कैटल मार्केट की तरफ। रास्ता यहाँ पे कच्चा है, आप देख सकते हो, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है रोड के दोनों तरफ। कुछ वेंडर्स बैठे हुए हैं, खजूर बेच रहे लोग, खजूर बहुत बेच रहे, सारे रेडी वाले खजूर लेके घूम रहे हैं। ये साथ में भाई इनका डांगरों का, जानवरों का खाना। ये एक ऊंट सामान कैरी करता हुआ घुस गए भाई अब हम मार्केट में अंदर। यहाँ पे शायद वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकते, लोग बहुत चिड़ोकले से है। ओके, मेरे गाइड ने जैसा बताया कि लोग यहाँ पे बहुत चिढ़ते हैं, तो बाहर कुछ मत बनाना। तो थोड़ी सी आप अंदर से देख लो, तरह तरह की यहाँ पे गाय है, खूब सारी गाय है, खूब सारी। What do they sell it for? So what do the people do with the cows when they buy them? They domesticate? Some who raise them. Okay. Some who sell the meat. That are Okay. butchers. Okay. And we have some who come for the celebration, like a wedding. During Okay. the wedding celebration, wedding ceremony, Yeah. or naming ceremony. Yeah. When the baby, like if a family get a baby, Yeah. so at the 7th day, they should kill a sheep. ये जो जानवर है ना, जानवरों की मार्केट इधर, मतलब बकरी, गाय और ऊँट वूट सब मिल जाएगा। ये दरअसल यहाँ पे तरह तरह रीजन्स के लिए बेचते और खरीदते हैं। बकरी तो जो ये है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है 7वें दिन पे उसका नामकरण होता है, और नामकरण के टाइम एक बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, इधर का ये रिवाज है। तो उस केस में बकरी का यूज़ करना, मीट के लिए गाय बकरी ये लोग यूज़ करते हैं, मांस के लिए। कोई गाय खरीद के उसको फिर ग्रिल करके बेचता है मांस उसका। Do they domesticate cows for milk as well here? Yes? Okay, तो कुछ लोग गाय पालते भी है दूध के लिए भी। उस फुलानी पीपल, जो फूला लोग हैं जनरली वो, और कुछ और यहाँ पे बकरियाँ। गंदगी भी है खूब बाकी यार। ये मलबा पड़ा है यहाँ पे गाड़ियों का, लोहे का, ओह भरा पड़ा है। तो तरह तरह के पार्ट्स लोहे के इधर ये बिकने लग रहे हैं मेरे ख्याल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसी में से निकाल के। ये पूरी मार्केट इस चीज़ की है भाई। ये देखो पीछे सारा गाड़ियों का मलबा, खोल रखी है गाड़ी एकदम।
लोग रहते तो शहर में, लेकिन जब भी कुछ बलि चढ़ाना हो या फिर किसी को जानवर खरीदना तो इधर आते इस मार्केट में। यहाँ भी भाई पेट्रोल बेचा जा रहा है सड़कों पे, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में देखा अपन ने, टोगो में, बेनिन में। ये देखो इधर फिर और आ गया। टूर खत्म करके मैं घर आ गया था और अब हम पास में जाने लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ लड़के ना सड़क मतलब लोकल जिम बना के उधर एक्सरसाइज करते हैं, इधर इनके घर के पास में ही, तो उनको देखने जा रहे हैं। अभी मिल जाए तो, वैसे तो रमजान का टाइम है, क्या पता ना कर रहे हो एक्सरसाइज क्योंकि फास्ट कर रहे होते हैं लोग, पर चल के देखते हैं एक बार। भाई आज ये कर रहे हैं आराम, लेकिन ये है इनका जिम का इक्विपमेंट जिससे एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ इससे पूरी जिम है। मतलब देखो वो एक बेंच है उधर, और ये इनने खुद बना रखे है डम्बल्स वगैरह। ये देखो गाड़ी की चेसी वगैरह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के, ये रोड्स लगा के, ये मेरे ख्याल टायर की वो चक्री सी है, और ये इन्हें बना रखी है रोड अलग अलग किलो की। एक और इन्हें बेंच का जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे, जो कि पत्थर के ऊपर फोम सा लगा रखा है, और ये इनका बेंच। बस ये पूरी जिम है, और इसको इन्होंने चेन बांध के लॉक भी कर रखा है। और ये है भाई ठाडे ठाडे नाइस, ही मेड दिस हेयर, कैन यू आस्क हिम इन फ्रेंच? ये इधर बनाई? Yes. Uy, Sala. Uy, Sino. वी ओ भाई इतने बड़े बड़े डोले। एंड यू हेयर हेयर? Yes. Yes. नाइस। भाई कुछ डंबल इधर भी थे, मैं दिखाने भूल गया। ये इन्होंने सीमेंट के बना रखे, नहीं हाँ सीमेंट ही है शायद, पता नहीं। ये और डंबल और रोड्स कुछ और बना रखे है भाई। मतलब ये पूरा जिम है यहाँ से लेके यहाँ तक का। कितना होगा ये? 15 फुट लंबा होगा, और चौड़ा तो कितना होगा ये? 8 फुट चौड़ा होगा। फास्ट खोल लिया सबने, और साथ ही इसकी तारें भी खुल गई भाई। ये जेवडीसी खोल दी, अब ये रोड्स निकल जाएंगी एक्सरसाइज के लिए। वो भाई सारे उधर बैठे पानी वानी पी रहे हैं। अब ये शुरू करेंगे। वो भाई देख के खतरनाक लग रहे हैं। तो इसको ना ये लोग कवर करेंगे। अभी इन्होंने बड़ा सा ये प्लास्टिक की ये पन्नी सी इधर फेंकी। इसका रीज़न ये है कि इसे कवर करेंगे एक्सरसाइज करते टाइम, कोई ने देखे ना, नज़र ना लगे। वुडू में आपको पता ही है, अफ्रीकन बिलीव्स में वुडू और काले जादू में बहुत विश्वास रखा जाता है, तो कहीं कोई उल्टा सीधा ना करे तो ये पूरा कवर हो जाएगा जिम। ये कर दिया भाई कवर इनने, ये जिम ये लगा दिया इधर। अब ये प्राइवेट स्पेस बन गया अपना। क्या नहीं आया? एक बंदा नहीं आएगा? ये देखो पूरा जिम कवर हो गया। अब मतलब बाहर से कोई नहीं देख सकता अंदर क्या होने लग रहा है। ये कर दिए भाई इसने सेट, सारे इक्विपमेंट जगह जगह जिम बना दिए इसको पूरा खुला। 80 किलो है? चलो ट्राई करते हैं। बिना वार्म अप सीधा इससे 80 से। नो वार्म अप नो। दोबारा चलो। देखने में हल्के लग रहे हैं, ये असली में भारी है ये। हाँ चल
देख के लगता है ना, बहुत बढ़िया। उठाए बाद पता चलता है। वो भी सपोर्ट दे रखा था। अब भाई वेट रिड्यूस किया जा रहा है ताकि सारे कर ले। ये 80 किलो वाली रोड हटाई जा रही है। वो आ गया एक और। अरे विजू भाई मान गए। अरे मजाक कहे तो इजी, ये तो 20 आएंगे आराम से। बिल्कुल इजी। इसकी टी शर्ट की वजह से शरीर तो नजर नहीं आ रहा। कौन जरूर नजर आ रहा है पैंट ग्रेनेड रख रखा है। na gaishe ni tuna da kuku na ce bari in kawo kowa kana da ke dan bala'i